अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि तहरीक लब्बैक के सरबरा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। ख़ानदानी ज़राए से यह खबर आ रही है कि उन्हें कुछ दिन से बुखार था और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया है। अब से 3 दिन पहले खादिम हुसैन रिजवी ने तहरीक लब्बैक के साथ और कारकुनों के साथ धरना दिया इस्लामाबाद में। गुज़िश्ता 3 से 4 साल की सियासत में खादिम हुसैन रिजवी का बहुत अहम किरदार रहा। 2017 में उन्होंने नून लीग हुकूमत के खिलाफ फैज़ाबाद में धरना दिया। उस धरने के बाद वुज़रा के घरों पर हमले हुए, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी। बाकायदा तौर पर उस हुकूमत के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली और फिर 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 22 लाख वोट लिए। मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बनकर उभरी, वोट बहुत ज़्यादा लिए और नून लीग ने यह इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक को खड़ा किया गया था उनका वोट बैंक तकसीम करने के लिए और तहरीक लब्बैक को जो वोट मिला है उससे उनका वोट बैंक बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। साथ ही तहरीक लब्बैक की ने जो कैंपेन चलाई उसकी वजह से उनका वोट बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। फिर उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया तो भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि फैज़ाबाद धरना केस में जो उन्होंने फैसला दिया उसकी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। खादिम हुसैन रिजवी एक बार इस्लामाबाद नहीं आए बल्कि 4 बार उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया और मुल्की सियासत में हलचल मचाई। हर बार हुकूमत को उनसे मुआहदे करने पड़े। हर बार खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि उनकी फतह हुई है और हुकूमत ने उनके आगे घुटने टेके हैं। कभी इदारों को सामने आना पड़ा ताकि उनसे मुआहदा हो और उनके कारकुनान वापस जाएं। कभी हुकूमत को खामोश रहना पड़ा, मीडिया को खामोश रहना पड़ा। जो हालिया उनका इस्लामाबाद में धरना था उस पर मीडिया पर कवरेज नहीं हुई, मीडिया की तरफ से खामोशी रही। खादिम हुसैन रिजवी का पिछले 3 से 4 साल की पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा। बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक मुतनाज़े मामलात भी सामने आते रहे, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा सामने आते रहे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में जलसे दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अपोजिशन एक बार फिर सड़कों पर होगी। अब से 3 दिन बाद पेशावर में PDM का चौथा जलसा होगा, फिर 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में आखिरी जलसा होगा, जिसके बाद जलसे खत्म होंगे, फैसला कुन मरहला शुरू होगा। अपोजिशन ने आखिरी जलसे के बाद की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, यानी इस बार वाज़े हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। मगर जलसे से पहले ही तनाव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि कोरोना की वजह से किसी जलसे की इजाज़त नहीं होगी, जबकि अपोजिशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है और नून लीग ने वाजे किया है कि अगर हुकूमत ने जलसे रोकने की कोशिश की तो पूरी ताकत के साथ मुज़ाहमत करेंगे। और इन सब के बीच इस्लामाबाद की तरफ मार्च के दावे भी किए जा रहे हैं। अपोजिशन मुतमईन है कि इस मार्च में हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, मगर हुकूमत पूरा एतमाद है कि अपोजिशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जबकि पंजाब में तब्दीलियों के भी दावे सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत में उसे इत्तेहादी नाराज़ हैं। साथ ही 2 दिन पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास में 2 सूबाई वज़ीरों की सरजनिश करते हुए कहा कि मुझे साजिश करने वालों का इल्म है, अब वज़ीर आला बनकर दिखाऊंगा। यानी पंजाब में तहरीक इंसाफ उस वक्त कितनी मजबूत है इस पर सवाल उठ रहा है, मगर अपोजिशन में इस हवाले से एक तकसीम नजर आ रही है। नून लीग वाज़े तौर पर कह रही है कि उन्हें बुज़दार हुकूमत को गिराने में या बुज़दार हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आई कि वो पहले चाहती है कि बुज़दार हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए, काफ लीग से बात की जाए। मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल राब्ते में हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुसलसल राब्ते में हैं, मगर ये मामला जाएगा कहाँ, क्योंकि अपोजिशन के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जो सारे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। सुहेल बड़ाई साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, जो अपोजिशन कह रही है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, मगर हुकूमत जो पहले गुस्से में और दबाव में नजर आती थी वो भी पूरे एतमाद नजर आ रही है। आपको लगता है हुकूमत इस वक्त खतरे से निकल चुकी है या खतरा मौजूद है? शाहजेब साहब, जो अपोजिशन ने अनाउंस किया है कि हम 22 नवंबर का जलसा भी मुलतवी नहीं करेंगे और उसके बाद जो जलसों का शेड्यूल है वो कह रहे हैं जी हम उस शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे, तो उस पर आज हुकूमत जो है उसने एक थोड़ा सा दरमियानी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। NCOC की तरफ से एक ख़त लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को, और उनसे कहा गया है कि जो पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी है कोरोना वायरस को जो डील करती है, तो उस कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया जाए और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनसे रब्ता कायम करके उनको बताया जाए कि ये जो जलसा है आपका पेशावर में, इससे कोरोना मज़ीद फैल सकता है। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो इस पर तवज्जो नहीं देगी, वो इस इजलास में नहीं आएगी।
आज शायद खकान अब्बासी साहब ने भी यही कहा है, अभी मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि हम किसी इजलास में नहीं आएंगे, अलबत्ता किसी ने हमारे से बात करनी है तो वो हमारे पास चल के आए। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा। अलबत्ता अपोजिशन के जलसे को रोकने के लिए अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो फिर ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही लगता है कि हुकूमत 22 नवंबर का जलसा रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। और अगर वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करती तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो हुकूमत ने जो हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए हैं या जितने भी ऐलानात किए हैं तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। तो इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अपने जलसे कर रही है और PDM के जलसे भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो फिलहाल यही लगता है कि मौसम भी सख्त है, सर्दी भी बढ़ रही है, कोरोना वायरस का स्पाइक भी बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिशन जो है वो लगती है कि पुरज़म है कि वो अपना शेड्यूल जो है उसको मुतासर नहीं करेगी और इस्लामाबाद का घेराव भी करेगी। तो इससे ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान और उनके सियासी मुखालफिन के दरमियान जो इस वक्त जो सियासत है वो सियासी लड़ाई नहीं है, वो एक ज़ाती लड़ाई बन गई है जिसमें अब किसी को अपनी जान की परवाह भी नहीं है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। वड़ाई साहब, 3 बड़े जलसे रह गए हैं, फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इशारा ज़रूर दे रही है अपोजिशन। फैसला अभी तक नहीं किया गया है, मगर इस्लामाबाद के मार्च हों, धरने हों, उससे माजी करीब में कोई हुकूमत गिरी नहीं है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, ताहिरुल कादरी साहब हों या फिर इमरान खान साहब के अपने धरने और मार्च हों इस्लामाबाद की तरफ। आपको लगता है कि अब ज़रा हुकूमत का पलड़ा भारी है क्योंकि हुकूमत पूरे एतमाद नज़र आ रही है, या ख़तरे में मौजूद है अभी भी हुकूमत? देखें, फ़िलहाल तो हुकूमत का एतमाद जो है वो जायज़ लगता है और वो ताकत में है, उसका मजबूत है हुकूमत। लेकिन मसला ये है कि फ़र्ज़ करें अगर वाकई इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होता है तो फिर एक तसादम की सूरत हाल होगी और कशीदगी बढ़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, इंतज़ामी हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, खुली छूट देना मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए। और जब पकड़ धकड़ होगी, लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस होगी, तो ना सिर्फ सियासत डिस्टर्ब होगी, मईशत भी डिस्टर्ब होगी। तो यूँ समझिए कि ये जो सारी सूरत हाल जा रही है ये बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए। और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये 2 बढ़ते हुए जो फरीक हैं जिनको कोई रोक नहीं रहा, ना हुकूमत जो है उसके इक़दामात को कोई रोक रहा है और ना अपोजिशन को कोई समझाने वाला है। तो सामने तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तीसरा फरीक सामने आना चाहिए जो इनको दोनों को समझाए बुझाए, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए और ऐसा रास्ता निकाले जो पार्लियामेंट से होकर निकले। यानी कि वड़ाई साहब, आपको लग रहा है कि अभी भी तसादुम हो सकता है जो कि मुल्क के लिए ज़ाहिर है बहुत बुरा होगा, अदम इस्तेहकाम होगा, अभी भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि तसादुम का ख़तरा कम हुआ है, मौसम है, कोरोना है, जलसे सिर्फ 3 रह गए हैं? नहीं, देखें, जब लॉन्ग मार्च होगा तो आप देखें ना, तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च देखें तो अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग ये सारे लॉन्ग मार्च पे चले जाते हैं तो आप देखें कि किससे क्या अमन व अमान की सूरत हाल होगी, कितने लोग आ जाएंगे। अगर सैकड़ों लोग भी चले गए तो इस्लामाबाद में तो ऐसी गुंजाइश नहीं है कि सैकड़ों लोगों को भी अफोर्ड कर सके। लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, तो हमें इस सूरत हाल से बचना चाहिए। हामिद मीर साहब, जहां पर नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल राब्ते में हैं, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी मुसलसल राब्ते में हैं, उसके बावजूद इख्तलाफात की खबरें आती हैं। हुकूमत भी कहती है कि इनके बयानिए पर इख्तलाफात हैं, किसको किस हद तक बात करनी है इस बात पर इख्तलाफात हैं, पंजाब हुकूमत गिरानी चाहिए या नहीं गिरानी चाहिए इस बात पर इख्तलाफात हैं, नए इलेक्शन होने चाहिए या इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए इस बात पर इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात के बावजूद आपको लगता है, और क्या इख्तलाफात हैं और इनके बावजूद ये आगे बढ़कर मार्च की तरफ जा सकते हैं, हुकूमत गिराने की तरफ जा सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो इख्तलाफात हैं ये कोई राज नहीं है। ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, दोनों अपोजिशन में हैं, माजी में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल सियासत करती रही हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इन्होंने अलग-अलग इलेक्शन लड़ा है, तो ये कोई सीक्रेट तो है नहीं है। तो PDM जो है वो 11 मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है। तो इसी तरह ये जिस तरह इन पार्टियों में इख्तलाफात हैं, इसी तरह हुकूमत की जो कोलिशन है उसमें इख्तलाफात हैं। अब आप देखें, काफ लीग और PTI के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सबके सामने हैं। और अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि
लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इत्तेहादी जमात जो है फंक्शनल लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मियां मुस्तफ़ा रशीद जो हैं वो ये रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है इसके खिलाफ 26 नवंबर को पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे और उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब जो पंजाब के सदर हैं फंक्शनल लीग के, वो भी उनके साथ होंगे। और जो ये जो कराची के आइलैंड्स का इशू है, इस पे जो सिंध की फंक्शनल लीग है वो भी तहरीक इंसाफ के साथ वो इत्तेफाक नहीं करती उनकी पॉलिसी पे। तो जो हुकूमती इत्तेहाद के जो इख्तलाफात हैं ये भी सामने आएंगे। इसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद के इख्तलाफात जो हैं वो भी ढके छुपे नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो इस वक्त इस काबिल है कि अगर अपोजिशन की 11 जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ यलगार करती हैं तो क्या वो उनको रोक पाएगी? हमने थोड़े दिन पहले देखा है कि मीडिया जो है उसने कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन इसके बावजूद जितने भी लोग थे, ये रावलपिंडी में, फैज़ाबाद चौक में, आप उनको 15,000 कह लें, 20,000 कह लें, 25,000 कह लें, जितने भी थे, मीडिया ने दिखाया तो नहीं उनको कोई भी। तो उनको तो पुलिस जो है वो नहीं रोक सकी और आखिरकार हुकूमत ने उनके साथ दोबारा एक तहरीरी मुआहदा किया और उस मुआहदे के बाद उनके जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रहा भी कर दिया गया। तो अगर ये तहरीक लब्बैक जो है हुकूमत उसको नहीं रोक सकती और सैकड़ों नहीं हज़ारों शेल फायर किए आंसू गैस के, जिनके वहाँ पे ढेर लगे हुए थे, रबड़ की गोलियां फायर की गई, वो उनको नहीं रोक सके। तो अब अगर अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर आ जाती हैं और अगर उनके जो वर्कर हैं उनकी तादाद तहरीक लब्बैक के जुलूस से 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा हो जाती है तो ये कैसे रोकेंगे उसको? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ख्वाबों की दुनिया में रहती है और उसका ख्याल है कि सब ठीक है। जिस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत गए हैं, जिस तरह पहले हमारा हर काम खुद ब खुद हो जाता है, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक में एतमाद आती है तो वो नाकाम हो जाती है, तो सारे काम खुद ब खुद होते जाएंगे। लेकिन ये जो अगर इस्लामाबाद की तरफ यलगार होती है तो इसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत के बस की बात नहीं होगी। इसमें फिर हुकूमत को बहुत से दूसरे लोगों को भी दरख्वास्त करनी पड़ेगी और वो लोग जो हैं वो अगर हुकूमत की दरख्वास्त पे आगे आएंगे तो फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त अगर ये सोच रही है कि उसके लिए सब अच्छा है तो सब अच्छा नहीं है, और अगर अपोजिशन ये समझती है कि वो हुकूमत को निकाल देगी, जनवरी तक, फरवरी तक निकाल देगी और सब ठीक हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। अपोजिशन भी इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत को निकाल के हुकूमत संभाल सके। राय साहब, आपको लगता है कि हुकूमत अच्छे तरीके से निपटेगी अपोजिशन से? क्योंकि ज़ाहिर तहरीक लब्बैक के खिलाफ तो वो बयानिया नहीं रहा हुकूमत का, बल्कि तहरीक लब्बैक भी, खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम भी जब प्रोटेस्ट करते थे तो जो राय थी नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ की उससे मुख्तलिफ नहीं थी। आपको लगता है उसी तरीके से निपटा जाएगा या डिफरेंट अंदाज में निपटेगी हुकूमत? ज़ाहिर है जब पीडीएम का जलसा होगा तो वो तो मुखालिफ का जलसा होगा, उनके साथ मुफाहमत का रवैया हुकूमत अपना नहीं सकेगी और जब नहीं अपनाएगी तो इसीलिए कशीदगी और तसादम की तरफ हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल अभी तक संभली नहीं है दोनों के तज्ज़िये के मुताबिक और किसी को आगे बढ़ के इसे संभालना चाहिए उससे पहले कि ये तसादुम की तरफ जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और बहुत आम खबर, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात में अहम पेशरफ सामने आई है। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान का पहला दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, DGI-SI, सेक्रेटरी ख़ारजा और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद समेत दीगर अफसरान भी इस दौरे पर अफगानिस्तान गए, जहाँ दोनों ममालिक के अहम मनसब के दरमियान बाहिमी उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, अफगान अमल और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत हुई। आज काबुल में अफगान सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ऐसे वक्त में दौरा करना जब अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इसका मकसद सिर्फ आपको यकीन दहानी करानी है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की सिर्फ एक ही फिक्र है और वो है अफगानिस्तान में अमन। इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए अहम है। इस दौरे की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि अफगान अमल में
चंद माह से कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो रही है। पाकिस्तान का अफगान अमन अमल में अहम किरदार है। पाकिस्तान ने वो किरदार अदा भी किया है। गुज़िश्ता माह अक्टूबर में हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सदर गुलबदीन हिकमतयार 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे, जबकि सितंबर में अफगानिस्तान अमन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे। अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार दोनों का अफगान अमन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार रहा है। दूसरी जानिब आज अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के अफगान अमन अमल में किरदार पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया। ये सब ज़ाहिर वज़ीर आज़म का वहाँ जाना, फिर एक बहुत मस्बत पैगाम देना, एक कमेटी बनाना की बात करना कि जिसमें एजेंसियों के दरमियान रवाबित हों, अफगान अमन के लिए एक बहुत ही मस्बत पैगाम देना, किस हद तक आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है? देखिए, इन हालात में ये दौरा करना ही एक बड़ी मस्बत बात है, क्योंकि ताल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं हैं। और फिर ये जो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैनुल अफ़गान बातचीत जो दोहा में हो रही है, उसमें भी 2.5 महीने से कोई पेशरफ नहीं हो रही थी। तो उस हवाले से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक किरदार है, उसके ऊपर भी बात हुई है। पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुकम्मल कमिटमेंट है और हम जो भी हमारे बस में होगा वो अफ़गानिस्तान के अमन के लिए करेंगे। और आज ही दोहा से कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद बिल आखिर जो वो बेसिक फ्रेमवर्क है या रूल ऑफ प्रोसीजर जिसके ऊपर बात अटकी हुई थी, उसमें 19 नुकात जो थे उसके ऊपर कहा जा रहा है कि इत्तेफाक राय हो गया है। अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अब शुरू हो जाएंगे और ये एक खुशाइंद बात है। मतलब आज वज़ीर आज़म ने भी जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया। क्या वजह है कि एक तरफ अमल आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसके बावजूद वाक़यात हो रहे हैं? देखिए, आज भी तालिबान का एक बड़ा हमला अफ़गानिस्तान में हुआ है और तालिबान कहते हैं कि चूँकि उनका अमन मुआहदा अमेरिका से हुआ है, अफ़गान हुकूमत से नहीं हुआ, जंगबंदी का फैसला नहीं हुआ, इसलिए वो ये हमले करने में हक बजाने में। और वो कहते हैं कि ये जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हैं, इनमें फिर जंगबंदी की बात होगी और वो शायद ये चाहते हैं कि अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो हमलों में तेज़ी लेकर आए, कुछ मज़ीद इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करें और अफ़गान हुकूमत को अपने दबाव में लाएं। तो ये मेरे ख्याल में उनकी एक जंग की स्ट्रेटजी है। मतलब माजी में अफगानिस्तान ज़ाहिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा है, अब जबकि अमन अमल में पाकिस्तान ने एक मस्बत किरदार अदा किया, अमेरिका भी तारीफ़ कर रहा है, अफगानिस्तान में भी इस मस्बत किरदार का इदराक है जो पाकिस्तान ने अदा किया है? देखिए, ये जो अमेरिका और तालिबान का अमन मुआहदा फरवरी में हुआ दोहा में, तो पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया था। ख़ासतौर पे अमेरिका ने पाकिस्तान को सराहा, तालिबान ने भी सराहा, अफ़गान हुकूमत ने कुछ ज़्यादा नहीं सराहा। अफ़गान हुकूमत को अभी भी कुछ बदगुमानियाँ हैं, कुछ शिकायतें हैं और मेरे ख्याल में आज के दौरे में उसके ऊपर बात भी हुई होगी। लेकिन ये है कि अगर ये अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो फिर पाकिस्तान की साख मज़ीद बेहतर होगी और वैसे भी अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के फ़ायदे में है। और साहब, आपने देखा है, ज़ाहिर आपका तजुर्बा है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ गया है माजी में जब फोर्सेस का इनखिला हुआ। अब आपको लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आएगा? अमेरिका कह रहा है कि वो तेज़ी से अपना इनखिला चाहता है, जब फोर्सेस जाएंगी तो आपको लगता है अमन ही आएगा, कहीं खाना जंगी की तरफ तो खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान वापस नहीं चला जाएगा? बड़ी एक अजीब बात है कि जो अमेरिकी फौजी कमांडर हैं, जो उनके पेंटागन के लोग हैं या जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो तो समझते हैं कि गैर मुल्की फ़ौज के निकलते ही अफ़गानिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सदर अशरफ गनी ये कह चुके हैं कि 6 महीने अगर उनको गैर मुल्की फ़ौजी इमदाद नहीं मिली तो उनकी फ़ौज बिखर जाएगी। तो इस तरह के ख़दशात तो हैं, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये जो दोहा का मुआहदा हुआ अमेरिका और तालिबान का, तो ये शराइत की बुनियाद के ऊपर हुआ है।
अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे तो फिर गैर मुल्की फ़ौज पूरी तरह निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अभी ट्रंप जो अपनी फ़ौजों को निकाल रहे हैं, 2500 अमेरिकी फ़ौजी रह जाएंगे जनवरी जब ट्रंप की मुद्दत ख़त्म होगी। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जो उनके नेटो के इत्तेहादी हैं उनके भी तकरीबन 12000 फ़ौजी हैं। तो ये पूरी तरह तो फ़ौज वापस नहीं गई, ख़ासतौर पर जो उनकी एयर फोर्स है जिसका बड़ा एक कलीदी किरदार है पूरी जंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज उसको तो वहाँ पे मई तक 2021 तक रहना है, 14 महीने में दोहा मुआहदे के तहत इसको अफ़गानिस्तान से निकलना था। तालिबान यही मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन शायद अगर हालात ख़राब होते हैं और वहाँ पे खाना जंगी की कैफियत पैदा होती है तो फिर मुमकिन है कि ये गैर मुल्की फ़ौज की मुकम्मल वापसी ना हो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि माजी में हुकूमत दावे क्या करती थी पेट्रोल पर टैक्स के हवाले से, डीजल पर टैक्स के हवाले से, और अब क्या कर रही है। अपनी तहकीकात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में पेट्रोलियम मसनूआत पर कम टैक्स लेने का वादा किया, अवाम को सस्ता पेट्रोल देने का वादा किया। गुज़िश्ता हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स लेने पर तनकीद की, मगर तहरीक इंसाफ अपने ही बयानिए में फंस गई है। टैक्स महसूलात में 2 साल में इजाफा नहीं हो सका। रवां बरस के 4 माह में भी रेवेन्यू यानी टैक्स महसूलात में सिर्फ 5% का इजाफा हुआ है। हालांकि 4900 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने के लिए 24% का इजाफा दरकार है, और इस टैक्स में भी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्स पर इंसार और बढ़ गया है। अपोजिशन में और फिर हुकूमत में आकर ऐलान किया गया कि नून लीग की पॉलिसीज गलत थी, हम उन्हें ठीक करेंगे। मगर अब जवाब यह है कि हम वही कर रहे हैं जो नून लीग करती थी। नून लीग पर उस वक्त इमरान खान और असद उमर ने तनकीद की थी कि 1 लीटर पर इतना टैक्स लिया जा रहा है, अमीरों को टैक्स क्यों नहीं करते। ये जो टैक्स है इससे गरीब आदमी पर ज्यादा असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, हम इसे कम करेंगे। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। 98%। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती है, और अगर ये डीजल नीचे ले आए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। डीजल के ऊपर 98% टैक्स लगाया जा रहा है। बेचारे बच्चे मरते हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, 2.5 लाख बच्चे। डीजल की कीमत इस वक्त जो है उसमें 18 रुपए लीटर उस टैक्स की वजह से है जो इस मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद लगाया है। अगर सिर्फ वहीं पे वापस ले जाते जहां पे जरदारी साहब छोड़ के गए थे, वो भी बहुत टैक्स था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 लीटर पर 44 रुपए टैक्स लेती रही है, यानी जितना का पेट्रोल और डीजल हुकूमत को पड़ रहा है उस पर हुकूमत उतना ही टैक्स ले रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 30 रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 15 रुपए तक लेती रही है। अब भी 42 रुपए इन 2 टैक्सेस की मद में सिर्फ 1 लीटर पर वसूल किए जा रहे हैं। मगर जून में वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने पीडीएल यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1 लीटर पर 30 रुपए तक टैक्स लेने की वजह बताई और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह तो नून लीग की हुकूमत ने ही अपने आखिरी बजट में रखा था, हमने तो उसे नहीं छेड़ा। मुस्लिम लीग नून के आखिरी बजट के अंदर ये 30 रुपए की जो सीलिंग है पेट्रोलियम लेवी की, ये सेट की गई थी और हमने उस सीलिंग को नहीं छेड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि जो बजट नून लीग देकर गई थी, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर उसे मुस्तरद कर दिया था। असद उमर ने सितंबर 2018 में नया बजट दिया था और पीडीएल की मद में नून लीग के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया था। पिछले बजट में एक फैसला किया गया था कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से, उसके अंदर इजाफा किया जाएगा और जो पिछले साल 179 अरब रुपए था उसको बढ़ा के इस मद के अंदर 300 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे ख्याल में ये उस मुतवस्सित तबके के साथ जुल्म है। वो जो तकरीबन 10 लाख मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में चलती हैं वो सब पेट्रोल डलाने वाले लोग हैं। ये किसी सूरत में हमारे ख्याल में ये इंसाफ नहीं था कि 100 अरब रुपए का टैक्स जो है इनसे वसूल किया जाए। तो हमने ये फैसला किया है कि हम ये पीडीएल के अंदर जो इजाफा पिछले बजट के अंदर रखा गया था, यानी इस 2018-19 के बजट के अंदर जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, हम वो नहीं करेंगे और 100 अरब रुपए की हम वहां कमी ले लेंगे। मगर अब
अपने पहले बजट की जगह नून लीग के आखिरी बजट से मिसालें दी जा रही हैं, जिसे आकर मुस्तरद कर दिया गया था। हालांकि नून लीग ने पीडीएल की मद में 300 अरब रुपए रखे थे, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने गरीब आवाम पर बोझ करार दिया था। मगर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल के लिए पीडीएल की मद में 450 अरब रुपए रखे, और ये सवाल हमने मुशीर खजाना डॉक्टर रफीक शेख के सामने बजट ही के दिन रखा था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमें आप इजाफा करते नजर आ रहे हैं। ज़रा टैक्स आप कोई नया नहीं लगा रहे, मगर 260 अरब रुपए रवां साल के लिए रखा गया था। अब 450 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें नजर आ रहा है। तो फिर ये तवक्को की जाए कि पेट्रोल की कीमतें अब यहाँ से बढ़ेंगी। जो टैक्स की आमदनी है, आप कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए हासिल करने की कोशिश करें? जी, अगर तो तेल की कीमतें मजीद नहीं गिरती और बढ़ने की तरफ जा रही हैं, तो फिर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करेंगे, ताकि पूरा बोझ जो है आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पब्लिक को नहीं सहना पड़े। फिर वही हुआ जो हमने सवाल रखा था कि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा इस लेवी के जरिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इस इंटरव्यू के बाद 25.5 रुपये तक का इजाफा हुआ। कीमत 100 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 21 रुपये 13 पैसे का इजाफा हो गया और कीमत 101 रुपये 46 पैसे हो गई। और फिर आने वाले महीनों में हुकूमत टैक्सेस की मद में 1 लीटर पर 44 रुपये तक वसूल करती रही। और सिर्फ शुरू के 3 माह यानी जुलाई से सितंबर तक हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1 क्वार्टर के टारगेट से भी ज्यादा टैक्स अवाम से लिया है। क्वार्टर का टारगेट था 112.5 अरब रुपए, मगर हुकूमत ने अवाम से ले लिया है 136.3 अरब रुपए, यानी 450 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने के लिए जो पहले क्वार्टर का टारगेट था उससे भी ज्यादा हुकूमत ने 136.3 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया है। तहरीक इंसाफ नून लीग पर तनकीद करती रही, मगर अब पेट्रोलियम लेवी की मद में और ज्यादा टैक्सेस जमा कर रही है और उसकी बुनियादी वजह दूसरे जराए से 2 साल में टैक्स का हदफ पूरा करने में नाकामी है। आपको पूरा पस मंजर बताते हैं। तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना पहला बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट है। नून लीग की हुकूमत ने जो टैक्स बजट में बताया उससे 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होगा। जो अखराजात बताए हैं उससे 250 अरब रुपए ज्यादा होंगे। अगर इकदामात नहीं करेंगे तो खसारा 7.2% हो जाएगा, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। इसलिए हम इकदामात ले रहे हैं, वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। वफाक की जो रेवेन्यूज इस बजट के अंदर शामिल किए गए थे 2018-19 में, वो कम से कम उसमें 350 अरब रुपए जो है उसमें कमी मुतवक्का है। ये 350 अरब रुपए से ज्यादा दिखाए गए रेवेन्यू जितना इस वक्त उम्मीद है वसूल होने की। इसी तरीके से जो इखराजात हैं, हमारे ख्याल में इखराजात कम से कम 250 अरब रुपए जो इस बजट में दिखाए गए थे उससे ज्यादा होंगे। इस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2,900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदामात नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। 814 अरब रुपए की बजट एडजस्टमेंट का ऐलान किया गया और दावा किया गया कि अब खसारा 5.1% होगा, वरना 7.2% होता, यानी 2800 अरब रुपए से कम करके 1900 अरब रुपए खसारा होगा। फिर हुकूमत ने दावा किया कि 183 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदामात कर रहे हैं, जिसमें से 92 अरब रुपए बगैर किसी टैक्स के इजाफे के जमा करेंगे। 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर जो हम करने जा रहे हैं, इस 183 अरब रुपए में से आधा पैसा यानी 92 अरब रुपए किसी टैक्स के इजाफे से नहीं। हमने बगौर तज्जिया किया है मुख्तलिफ कैटेगरीज का। हमें कई कैटेगरीज नजर आई हैं जहां टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो इवेजन हो रही है उस पर क्रैक डाउन कर सकते हैं और बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके, और सबसे जरूरी सियासी जो पीछे आपको सपोर्ट देनी है, जो पॉलिटिकल विल शो करनी है, उससे हम कर सकते हैं। तो 92 अरब रुपए एफपीआर ने ये चैलेंज कबूल किया है। मैं नए एफपीआर के चेयरमैन को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और फिर क्या हुआ? तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा तारीखी 8.9% हुआ, जो 40 साल का सबसे बड़ा खसारा था। और ये इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया। हुकूमत में आकर दावा किया गया
कि नून लीग के बजट में टैक्स का टारगेट 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होता, यानी 4,450 अरब रुपए की जगह 4,100 अरब रुपए होता। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खुद इकदाम किए और कहा कि अब ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। मगर फिर रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स गुज़िश्ता साल से भी कम इकट्ठा हुआ। हुकूमत ने 4,450 अरब रुपए तो दूर की बात 3,828 अरब रुपए जमा किए, यानी जितना नून लीग छोड़कर गई थी उतना भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका। बात हुकूमत में आने के बाद एक बजट तक महदूद नहीं रही। जनवरी 2019 में हुकूमत ने अपने दूसरे बजट का ऐलान किया। दूसरे मिनी बजट का ऐलान करते हुए नून लीग के 2017-18 के 6.6% बजट खसारे के बारे में क्या कहा गया, सुनिए। बजट का खसारा जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था, उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6% यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। गुज़िश्ता हुकूमत पर यह तनकीद की और कहा कि हमारा खसारा 5.1% होगा और कहा कि 2800 अरब रुपए की जगह हम 1900 अरब रुपए खसारा करेंगे। मगर खसारा 8.9% हो गया, यानी 3,400 अरब रुपए। दूसरे साल में भी टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। कोरोना के बाद कम किया गया हदफ भी हासिल नहीं हो सका। 8.1% दूसरे साल भी खसारा रहा। और अब तीसरे साल में हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रही है ताकि टैक्स टारगेट पूरा हो सके। हालांकि साल हर साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके सस्ता देने का वादा करते रहे थे। प्राइमरी ब्रेक शामिल करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है और मतलूबा अक्सरियत हासिल हो गई है। 7 में से 5 आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो गए हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने एक ट्वीट में गिलगित बल्तिस्तान में 2/3 अक्सरियत का दावा कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 5 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 14 हो गई है। इसके अलावा पीटीआई को इत्तेहादी जमात MWM की जीती हुई एक नशिस्त की हिमायत भी हासिल है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जीती हुई एक नशिस्त पर अब भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान तनाज़ा बरकरार है और हतमी फैसला होना बाकी है, क्योंकि यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 2 वोटों से शिकस्त हुई थी। मगर उसका नतीजा बदल भी जाए तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें मुसलसल इलेक्शन में धांधली के इल्जाम लगा रही हैं, नताइज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब भी गिलगित में मौजूद हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली में मुलविस होने के इल्जाम लगाए और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इलेक्शन विंग करार दिया। साथ ही इल्जाम भी लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमका है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये पीटीआई की इलेक्शन विंग है। आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ऑपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वजीरों के पांव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं। आप अपना ओहदा को नहीं संभाल सका। आप इतना ढिठाई से हर टीवी चैनल पे झूठ पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वजीर आला है, बस हम में शमूलियत करें। जो भी मुंतखब हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप अपना वजारत के लिए, अपना कुर्सी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे सौदाबाजी ना करें। ये इलेक्शन कमिश्नर जवाब देने के बावजूद पीटीआई की हुकूमत यहाँ बनाने में अभी तक लगा हुआ है। भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन में धांधली के तमाम इल्जाम मुस्तरद किए। साथ ही अपोजिशन ने रहनुमाओं से मुतालबा किया कि अगर धांधली का कोई सबूत है तो उनके सामने लेकर आए। हमने जो 55 दिन का जो प्रोग्राम दिया था, उस दौरान कोई चीज़ इस इलेक्शन एक्ट के इलेक्शन रूल से हटकर हमने कोई किया है, मैं फिर चैलेंज करता हूँ उनको आकर मुझे इधर बताए। ये प्रेस में जाकर झूठे इल्ज़ाम जो लगाकर वावला करते हैं ना, मीडिया में शोर मचाकर वावला करने वालों को मैं दावत देता हूँ, अगर इनके पास कोई सबूत है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे, था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी मैंने कायम किया, तो कल से वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। जिन को अगर ग्रीवेंसेस है तो ये लेकर ट्रिब्यूनल में जाए, री काउंटिंग भी हो सकती है, री पोलिंग भी हो सकती है और हर चीज़ साफ सुथरा होगा। 1 महीने से वो तो अपना सबक रट कर रहे थे ना, दंदली। तो मैं कहा यार वो दंदली क्या चीज़ है? उसका सींग है, दुम है, क्या है, पर है,
वो इधर आकर दिखाए ना, ताकि नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन के एक रोज बाद ही जब पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात लगे तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय बेहतर है मेरे दफ्तर आए, जिस पर ढूंढ लीक के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्वीट किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब मैं आपके दफ्तर आया था और आपने फरमाया था कि मेरी कोई नहीं सुनता। मगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा अपोजिशन से धांधली के सबूत लाने का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन को साफ और शफाफ करार दे रहे हैं, मगर अपोजिशन मुसलसल इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित-बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी अमल का जायजा लेने वाले इदारे फाफिन की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात मुनज़्ज़म और पुरअमन रहे। वोट कास्ट करने और गिनती का अमल मजमूई तौर पर शफाफ रहा, तहम नताइज के इंतजामात में मसाइल सामने आए। तशद्दुद और एहतजाज के चंद वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 फराहम ना करने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। हर पोलिंग स्टेशन पर 3 गैर कानूनी सरगर्मियाँ या बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरों की जानिब से वोट डालने या रजिस्टर्ड वोटर्स को वापस भेजने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। 6 हल्कों से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें पोलिंग एजेंट्स ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ से इलेक्शन प्रोसेस पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी। बहरहाल इलेक्शन को 4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अपोजिशन जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का धरना भी जारी है, मगर दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ गई है। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, कलअदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद और उनके साथियों को गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में आज सजा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में आज हाफिज सईद और उनके साथियों के खिलाफ फंडिंग केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने हाफिज सईद को 10 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई है और उनकी तमाम जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। जबकि हाफिज सईद के साथियों जफर इकबाल और याया अजीज को भी 10 साल 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा हाफिज सईद के एक और साथी अब्दुल रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई में CTD पंजाब ने हाफिज सईद और उनके साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत 13 मुकदमात दर्ज किए थे और पंजाब के 5 मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए, जिसके बाद 17 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर उनके खिलाफ मुकदमात चले और फिर रवां साल फरवरी को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 2 केसेस में हाफिज सईद को 11 साल कैद की सजा सुनाई। आज एक और केस में उन्हें 10 साल 6 माह की सजा सुनाई गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।